हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम विलियम ब्लेक की कविता लंदन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम विलियम ब्लेक के बारे में और उनकी एज के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में कुछ जान लें। अगर आप पहले से इससे परिचित हैं तो आप इस टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके सीधे समरी तक जा सकते हैं। सबसे पहले विलियम ब्लेक के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1757 में हुआ और देहांत 1827 में। इनका जन्म लंदन में हुआ और इन्होंने अपना चाइल्डहुड लंदन की स्ट्रीट्स में और लंदन के जो गांव होते हैं वहाँ पर बिताया। इनके जो पिता थे वो होजियर थे। होजियर जो हम हौजरी का काम कहते हैं ना, वो करते थे वो। उनके वर्क्स उनकी लाइफ टाइम में, उनके जीवन के दौरान बहुत ज़्यादा नहीं जाने जाते थे, ना ही उनको कोई प्रशंसा, कोई अप्रिसिएशन मिलता था। इसके विपरीत, इसके उल्टा उन्हें एक अजीब सा, पागल सा, जिसे एक्सेंट्रिक बोलते हैं, पेंटर समझा जाता था, जो कि फेल हो चुका है। उनकी आजीविका यानी सोर्स ऑफ इनकम एनग्रेविंग से आती थी, यानी उकेरने का काम कर कर वो अपनी आजीविका कमाते थे। साथ ही उन्हें बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन जो हमारे एस.टी. कोलरिज, आपने नाम सुना होगा, सैमुअल टेलर कोलरिज, फेमस रोमांटिक पोइट, उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया था। और कुछ लोग जो थे आर्टिस्ट, जिनमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, हाँ, वो जानते थे कि हाँ, एक विलियम ब्लेक है, उसका काम ठीक ठाक है। लेकिन उनके मरने के बाद ही लोगों को असल उनकी वैल्यू समझ में आई। उनकी पेंटिंग्स हों, चाहे वो उनकी लिटरेचर हो, पोएम्स हों, और उसके बाद वो एक बहुत एमिनेंट पोइट की तरह इस्टेब्लिश हुए। ऑल्दो ब्लेक की कोई कैटेगरी नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि रोमांटिक्स को हम एक कैटेगरी में रखते हैं जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ से लेकर जॉन कीट्स, शेले तक आते हैं। वहीं मेटाफिजिकल पोइट्स हैं जॉन डन एंड रिचर्ड लवलेस एट्सेट्रा। वैसे ही अलग अलग कैटेगरीज होती हैं पोइट्स की। लेकिन विलियम ब्लेक अपने आप में एक बहुत यूनिक पोइट है। वो किसी कैटेगरी में फिक्स नहीं होते। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ना तो इनका कोई प्रेडिसेसर था, ना इनके पहले इनके जैसा कोई था, ना इनके बाद इनके जैसा कोई हुआ। इनकी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ब्लेक पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, चाहे फिर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या अमेरिका में किंग जॉर्ज द थर्ड का अत्याचार। अपने साथी इंटेलेक्चुअल्स जैसे मैरी वुllstonecraft, विलियम गॉडविन और थॉमस पेन के साथ ये काफ़ी डिबेट्स और डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहते थे। अगर रिलीजन की बात करें तो ब्लेक डीपली रिलीजियस कैटेगरी में आते हैं। वो किंग जेम्स बाइबल और जॉन मिल्टन से बेसिकली बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। लेकिन साथ ही जो एप्लीकेशन होता है रिलीजन का, जो कि चर्च करता है, और उसमें पूरा पॉलिटिक्स जो इन्वॉल्व होता है, वो उसके बहुत क्रिटिकल थे कि, और उनके आइडियाज़ इसीलिए बहुत कंट्रोवर्शियल थे। वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते थे, चाहे वो बेसिक बच्चों की इनोसेंस छीनना हो चर्च के द्वारा, या फिर मैरिज जो लॉज हैं उन तक को वो अटैक करते थे। और उनके आइडियाज़ बहुत रैडिकल थे। इनका जो पहला पोइटिकल कलेक्शन था वो था पोइटिकल स्केचेस, जो कि 1783 में पब्लिश हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये दोनों पोइट्री कलेक्शन थे जिनमें आपस में जो पोएम्स थी वो करस्पॉन्डिंग थी, मतलब कंपेनियन पोएम्स पब्लिश हुई, आपस में जो थीम्स थे वो रिलेटेड थे। लेकिन जो हमारी लंदन है वो उन कुछ एक पोएम्स में से है, और ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश हुई थी, जिसका जो काउंटर पार्ट होता है ना, उसी के जैसी जो पोएम है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में नहीं है। इसके 4 स्टैंजाज हैं और चारों की राइम स्कीम ए बी है। ब्लेक, हमने जाना कि लंदन में ही पले बड़े थे, इसलिए लंदन से उनका लगाव बहुत ज़्यादा था। वो उसकी स्ट्रीट्स पर घूमते फिरते थे। और पोइटिकल स्केचेस, जो कि उनका पहला वर्क था, उसमें उन्होंने लंदन के बारे में लिखा था, गोल्डन लंदन एंड हर सिल्वर थेम्स थ्रॉन्ग्ड विद शाइनिंग स्पायर्स एंड कॉर्डेड शिप्स। दैट मीन्स वो लंदन को गोल्डन बोल रहे हैं, थेम्स को सिल्वर बोल रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव इमेज। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और हमने जाना कि ब्लेक बहुत इन्वॉल्व थे इस सब में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लॉस को बहुत स्ट्रिक्ट बनाना शुरू कर दिया। यहाँ के जो एक रेवोल्यूशनरी जो टेम्पर होता है कि कोई विद्रोह ना हो जाए, उसे दबाने के लिए। उसके बाद लंदन की सूरत ही बदल गई, और उसी सूरत बदलने का जो कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, वो है ये हमारी पोएम लंदन। आई वॉन्डर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट near where the chartered Thames does flow, and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe। यहाँ पर जो पोइट नैरेटर है, फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन यानी आई का यूज़ जहाँ पर होता है। आई वॉन्डर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट, पोइट कहते हैं कि वो हर चार्टर्ड स्ट्रीट में घूमे। चार्टर्ड स्ट्रीट से यहाँ पे क्या मतलब है, समझते हैं। चार्टर जो होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, किसी ज़मीन के टुकड़े पे एक्सेस, यानी उस तक, वहाँ पर हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ये डिसाइड करता है। उसकी परमिशन वो चार्टर ही देता है। तो चार्टर्ड स्ट्रीट से मतलब है कि ऐसे ही जो लीगल डॉक्यूमेंट से जो बाधित जो स्ट्रीट्स हैं, गलियाँ हैं, गलियारे हैं, उनमें ब्लेक गए। वॉन्डर मतलब घूमना, और ईच मतलब हर एक। पोइट बोलते हैं कि वो हर एक चार्टर्ड स्ट्रीट में गए। नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डस फ्लो, और कहाँ पे थी वो स्ट्रीट,
जहाँ पे पास ही में चार्टर्ड थेम्स, थेम्स एक बहुत प्रोमिनेंट नदी है ब्रिटेन की, हम सब जानते ही होंगे, वो भी चार्टर्ड है। नदी में भी बहुत सारे लॉज, कानून, लीगल डॉक्यूमेंट्स के खुरपेच सब अड़े हुए हैं। वहाँ पे थेम्स फ्लो हो रही है, वो भी चार्टर्ड है, लिमिटेड है। तो ये चार्टर्ड वर्ड का जो फर्स्ट 2 लाइन्स में बार बार 2 बार यूज़ हो चुका है, दैट उससे ही हमें एक फील आती है कि हर चीज़ बहुत बंदी बंदी सी है। जो मतलब स्ट्रीट्स क्या होती हैं, पीस ऑफ लैंड ही तो है, लैंड तो हर किसी का होता है, लेकिन उसे भी बांध दिया गया है लीगल डॉक्यूमेंट्स में। लाइफ के बारे में हमने जो जाना, नदी तो बिल्कुल फ्री होकर पढ़ने में हमें काफ़ी, लेकिन नहीं, ह्यूमन ने उसको भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में बांध दिया है। तो ये दुनिया कैसी होती चली जा रही है। तो ये मॉडर्नाइजिंग जो एक वर्ल्ड है जो कि इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, हिंदी में जैसे औद्योगिकरण बोलते हैं, तो हर चीज़ पे लॉ है, कानून है, तो उसी को वो डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ वो घूमे चार्टर्ड स्ट्रीट और चार्टर्ड थेम्स में। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। और हर फेस जो उन्हें दिखा, वहाँ पे उन्होंने क्या मार्क किया, मार्क मतलब एक होता है ना पॉइंट आउट करना, एक उन्हें निशान दिखा, जो भी फेस उन्हें मिला, यानी फेस का जो भी इंसान उन्हें मिले, उनके फेसेस पर मार्क्स ऑफ वीकनेस यानी जो कमज़ोरी के निशान, और मार्क्स ऑफ वो यानी दुख के निशान उनके फेसेस, उनके चेहरों पर दिखे उन्हें। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि मार्क वर्ड का यूज़ इन दोनों लाइंस में अलग अलग तरीके से हुआ है। एंड मार्क इन एवरी फेस में मार्क एक वर्ब है और उसका मतलब है पॉइंट आउट करना। वहीं 4th लाइन में मार्क्स ऑफ वीकनेस और मार्क्स ऑफ वोज में मार्क्स एक नाउन है और निशान से उसका मतलब है। तो एक ही वर्ड को उन्होंने 2 तरीके से यूज़ किया है, सेंस वाइज भी और पार्ट ऑफ स्पीच वाइज भी। इसी से बिल्कुल क्लियर हो जा रही है इस पोएम की टोन और इसका थीम। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। In every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every ban, the mind-forged manacles I hear. समझते हैं? फर्स्ट लाइन में इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, यानी हर इंसान की हर क्राई में, हर बार वो जितनी बार रोता है, हर बार वो कुछ कंप्लेन करता है दुखी होके, उसमें इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, दैट मीन्स हर इन्फेंट की, इन्फेंट छोटा गोदी का बच्चा जो होता है वो, उसका जो फियर से, डर से जो वो क्राई करता है उसमें, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, हर वॉइस में, हर आवाज़ में, और फिर एक कॉलन है, ठीक है, ये जो निशान होते हैं ना 2 डॉट्स जो कि वर्टिकली लगाए जाते हैं उन्हें कॉलन बोलते हैं। इन एवरी बैन, हर बैन में, कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, आपने सुना होगा ना, हमारे यहाँ मूवीज़ बैन हो जाती हैं या फिर बुक्स बैन हो जाती हैं, उसमें क्या होता है, द माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स आई हियर। तो पोइट कहते हैं कि इन सब चीज़ों में, इंसान की क्राई में, इन्फेंट्स की क्राई में, हर आवाज़ में, हर बैन में मैं क्या सुनता हूँ, माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स। ये बहुत फेमस फ्रेज़ है जो कि अक्सर पूछा जाता है कि ये किस पोएम का है, तो माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स वो सुनते हैं। अब ये माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स हैं क्या? मैनिकल्स का मतलब होता है, जो आपने देखा होगा कैदियों को चेन्स नहीं पहना दी जाती हैं, खासकर पुराने ज़माने में जो ऐसे सर्कल सर्कल वाली जो चेन्स होती थी ना, सर्कल में सर्कल, तो उन्हें मैनिकल्स बोलते थे और बहुत भारी होती थी वो। लेकिन ये मैनिकल्स असली नहीं है, ये माइंड फोर्ज्ड हैं, ये मन की बनाई हुई हैं। तो मन की जो लिमिटेशंस हैं, जो चेन्स हैं, उसे वो माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ने से पहले हम इस स्टैंजा का लास्ट वर्ड ध्यान से देख लेते हैं। इसका लास्ट वर्ड है हियर। आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे पता चलेगा आपको। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स, एंड द हैपलेस सोल्जर्स साई रन्स हिज ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। सबसे पहले आप इन चारों लाइनों के फर्स्ट वर्ड्स देखिए। फर्स्ट वर्ड्स देख लिए, अब उन फर्स्ट वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स देखिए। पहले का है एच, दूसरे का है ई, तीसरे का है ए और फिर आर। तो ये कौन सा वर्ड बना? हियर। तो ये इसे बोलते हैं एक एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक क्या होता है? ये एक फॉर्म है, राइटिंग की तरीका है, जिसमें फर्स्ट लेटर या फिर सिलेबल एक वर्ड का एक नया वर्ड, एक नया मैसेज स्पेल कर देता है, उसकी स्पेलिंग बन जाती है।
ये स्टैंजा भी 4 लाइंस का है, लेकिन जो सेंस है वो फर्स्ट 2 लाइंस का एक है, मतलब जुड़ा हुआ है, और लास्ट 2 लाइंस का, सेकंड 2 लाइंस का भी जुड़ा हुआ है। तो हम फर्स्ट 2 लाइंस को एज अ सेंटेंस पढ़ेंगे। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स। दैट मीन्स चिमनी स्वीपर्स होते थे जो कि चिमनीज़ को, लंदन में उस टाइम चिमनीज़ जो होती थी उनको साफ़ करते थे, और उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती थी, पॉवर्टी से लेकर इतनी गंदगी में काम करना, ऐसी वर्किंग कंडीशंस थी, और ज़्यादातर वो बच्चे होते थे। ब्लेक ने अलग से उन पर एक कविता भी लिखी है। वो जिस तरह रोते हैं, क्राई करते हैं, एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स। अब यहाँ पे वर्ड्स को कितने अच्छे से यूज़ किया है, ब्लैकनिंग चर्च, और चिमनी स्वीपर्स जो ब्लैक जो कारोचा होता है वही तो साफ़ करते हैं, लेकिन चर्च का जो करप्शन है उसने उसे इतना ब्लैक बना दिया है कि वो चिमनी स्वीपर्स को अपॉल करती है, उनसे डिस्कस्ट देखती है, उन पर ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट लाइन, एंड द हैपलेस सोल्जर्स साई। हैपलेस सोल्जर्स मतलब हेल्पलेस, मजबूर जो सैनिक हैं वो साय करते हैं। साय जब हम थोड़ा परेशान होते हैं या फिर थके हुए होते हैं तो एक आवाज़ निकालते हैं ना, एक सांस छोड़ते हैं मुँह से, होता है साइंग। रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। वो जो उनकी साय है, मतलब एक तरीके से उन्होंने आइडिया को कनेक्ट किया है, वो ब्लड की तरह बहती है पैलेस वॉल्स से। पैलेस मतलब महल, राजा का महल, यानी जो पावर में लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो देश को चला रहे हैं, उनकी मतलब बात ये है ना, मजबूर क्यों है सोल्जर कि उनके कहने पे उन्हें वॉर पे जाना पड़ता है, वहाँ पे उनका ब्लड बहता है, किसी को ध्यान भी नहीं रहता कि कौन सा सोल्जर क्या था, उसकी फैमिली क्या है, और उसके भी इमोशंस थे, बस वो एक सोल्जर है जो कि भेज दिया जाता है। तो उसकी जो साय है, उसकी जो मजबूरी है, जब वो सांस छोड़ता है तो वो खून की तरह बहती है पैलेस वॉल से, यानी महल की दीवारों से। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो हियर हमारा जो एक्रोस्टिक है तो वो पूरे ही चारों लाइन में फैला हुआ है, HEAR, यानी ब्लेक कह रहे हैं कि इस वर्ड को याद रखो, हियर, ये सब सुनो तुम, जो जो इस स्टैंजा में डिस्क्राइब्ड है वो तुम सुनो। नेक्स्ट स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा यानी लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं इस पोएम का। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर हाउ द यूथफुल हार्लट्स कर्स ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर एंड ब्लाइट्स विद प्लेग्स द मैरिज हर्स। पहली लाइन पढ़ते हैं, बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर। पोएट बोलते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मिडनाइट स्ट्रीट्स, यानी जब आधी रात को वो स्ट्रीट से गुजरते हैं, वो क्या सुनते हैं, हाउ द यूथफुल हार्लट्स कर्स। सबसे ज़्यादा वो क्या सुनते हैं, किस तरह जो यूथफुल, बिल्कुल जवान, जो हार्लट्स मतलब एक प्रोस्टिट्यूट्स, जिसे हम हिंदी में वैश्या बोल देते हैं, वो कर्ज करते हैं, मतलब बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, गालियाँ दे रही हैं। ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर मीन्स किस तरह उनका जो कर्ज है, वो न्यू बॉर्न जो इन्फेंट्स हैं वो रो रहे हैं, तो वो उनको ऐसे कर्ज कर रही हैं, उनको बुरा भला कह रही हैं, उनको ब्लास्ट मतलब अटैक कर रही हैं अपने कर्जेस से, अपनी गाली गलौज कह रहे हैं, क्यों रो रहा है ये। आपने देखा होगा कई मूवीज़ वगैरह में भी इरिटेटेड हैं वो लोग अपनी इन्फेंट्स से। ऐसा एनवायरनमेंट ही है वहाँ पे कि वो इन्फेंट्स तक को गालियाँ दे रही हैं। एंड ब्लाइट्स विद प्लेग्स द मैरिज हर्स। ब्लाइट्स विद प्लेग्स मतलब होता है, ब्लाइट मतलब होता है किसी साफ चीज़ को गंदा कर देना, उस पर एक कलंक लगा देना, और प्लेग्स मतलब होता है ना कि यहाँ पर एक गाली की तरह यूज़ हो रहा है प्लेग्स की। ऐसे हार्लट्स कह रही हैं कि बहुत बुरा हो जाए, किसके साथ, मैरिज हर्स। मैरिज शादी होती है, वो तो बहुत शुभ चीज़ होती है। हर्स क्या होता है, गाड़ी होती है जिसपे कि फ्यूनरल या कोई मर गया होता है ना, तो उसको ले जाया जाता है, तो मैरिज हर्स। तो ये दो अपोजिंग आइडियाज़ को उन्होंने एक संग बोला है, क्योंकि मैरिज के बाद लोगों की ज़िंदगी इतनी बुरी हो जाती है कि वो जो हार्लट्स हैं उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि वो अपनी मैरिज हर्स, मतलब मैरिज को वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं मान रही हैं, उसे उनके मरने का दिन मान रही हैं, इसलिए वो हर्स वर्ड का यूज़ करती हैं और उन्हें उसे प्लेग देती हैं कि अरे क्यों हो गया, और मतलब बहुत बुरा बुरा बोल रही हैं अपने इन्फेंट्स को भी, अपनी मैरिज को भी। तो एक सोसाइटी को दिखाता है ये कि सोसाइटी कितनी ब्रोकन है और कोई भी खुश नहीं है। जो चार्टर्ड स्ट्रीट्स हैं, जो कि चार्टर्ड थेम्स के अराउंड हैं, वहाँ पे लोग कैसे कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जो दुनिया है, लंदन है, लंदन ही दुनिया है। देखा जाए तो हम लंदन की बात है, इस पोएम का नाम लंदन है, लेकिन हम भी रिलेट कर पाते हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया की भी तो कहानी हो चुकी है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी। तो बहुत सोचने वाली, थॉट प्रोवोकिंग जिसको कहते हैं, सोचने पर मजबूर करने वाली पोएम है ये। इसके थीम्स पे बात कर लेते हैं। लैक ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की कमी, आज़ादी की कमी, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए गए थे। दूसरा है सोर्सेज फॉर द लैक ऑफ फ्रीडम, कि लॉज बने हुए हैं इतने स्ट्रिक्ट, हर चीज़ चार्टर्ड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है और मॉडर्नाइजेशन, जो दुनिया धीरे धीरे बदल रही है, वो किस तरह लंदन को अलग तरीके से भी बदल रही है। डाउनफॉल है लंदन का एक बहुत बड़ा थीम। एट लास्ट ये पोएम हमको ये सोचने पर तो मजबूर करती ही है कि अगर कोई इंसान अपने देश को या अपने शहर को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उससे बहुत जुड़ा हुआ है और उसे वो बहुत प्यारा है।
जबकि ये नहीं है कि वो उस देश का दुश्मन हो गया, उस शहर का दुश्मन हो गया। तो अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है तो हमें ये बोलने से पहले कि वो देश का दुश्मन है या शहर का दुश्मन है, ये सोचना चाहिए कि वो क्रिटिसिज्म कितना वैलिड है और कितना सच है। पोएम का नाम लंदन है, लेकिन लंदन से तो प्यार है, लेकिन जो वो बन गया है, जो गवर्नमेंट ने उसे बना दिया है, उसका क्रिटिसिज्म है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द